रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक बात जो इन दिनों दुनिया को सबसे अधिक परेशान कर रहा है वह है परमाणु युद्ध के भड़कने का खतरा। यह खतरा तब और बड़ी हो गई जब खबर आई कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने न्यूक्लियर वार टीम को अलर्ट कर दिया है। इसके बाद खबर आई कि अमेरिका ने नाटो के देश में अपने न्यूक्लियर वारहेड को तैनात कर दिया है। इस बीच ऐसे भी लोग हैं जिनका मानना है कि रूस एक जिम्मेदार देश है और वह परमाणु युद्ध का जोखिम नहीं लेगा। हालांकि यूक्रेन का युद्ध लंबा खिंच गया और यूक्रेन को नाटो की मदद बहुत बढ़ गया, तब क्या होगा? ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है? क्या दुनिया एक और परमाणु त्रासदी के मुहाने पर खड़ा है? यदि ऐसा हो गया तो इसका भारत समेत पूरी दुनिया पर क्या असर होगा? यूक्रेन क्राइसिस के बीच ऐसे और भी कई सवाल हैं जिसका जवाब जानने की बेचैनी आज पूरी दुनिया में है। इसका सही जवाब इतिहास के पन्नों में छिपा है, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में छिपा है। इसको ठीक से समझने के लिए 77 साल पुरानी एक घटना पर गौर करना होगा। एक ऐसी घटना जिसने दुनिया में युद्ध के सारे मापदंड बदल दिए, एक ऐसी घटना जिसने दुनिया को स्तब्ध कर दिया था। नमस्कार, मैं हूं कौस्तेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज यूक्रेन में जो हालात बन रहा है, कुछ यही हाल 1945 में जापान का था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में जापान का बहुत नुकसान हो चुका था। जापान में लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल हो रही थी। लोगों को जरूरत की मामूली चीजें जैसे अंडा, दूध, चाय और कॉफी नहीं मिल रहा था। पेट्रोल भी आम लोगों की पहुंच से बाहर होने लगा था। हालात इतने बिगड़ गए कि लोग साइकिल से चलने को विवश हो गए। फिर भी जापान की सेना अमेरिका के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं थी। आखिरकार अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला कर दिया और जापान को सरेंडर करना पड़ा। आज यही हाल यूक्रेन का है। यूक्रेन चाहे जो दावा कर ले, पर सच यही है कि रूसी हमले से यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मची है। लोगों को जरूरत का सामान नहीं मिल रहा है, बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं, बावजूद इसके यूक्रेन सरेंडर करने को तैयार नहीं है। ऐसे में फिर वही सवाल कि क्या रूस न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करेगा? इसको समझने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी में क्या हुआ था, अब इसको समझना यहां जरूरी हो जाता है। बात 1945 की है। वो 6 अगस्त का दिन था और सुबह के ठीक 7 बजे थे। जापान की सेना ने अपने रडार पर अमेरिकी लड़ाकू विमान के जापान की वायु सीमा की ओर आते हुए देख लिया था। वह दक्षिण की ओर से जापान की वायु क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद जापान में चेतावनी के सायरन भी बजा दिया गया। उस समय जापानी रेडियो पर एक कार्यक्रम का प्रसारण चल रहा था। सायरन बजते ही रेडियो प्रसारण भी रुक गया। यह वो दौर था जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के कगार पर पहुंच चुका था। जापान बुरी तरीके से तबाह हो चुका था, पर लड़ाई जारी था। उस रोज जापान के एयरफोर्स के पास पेट्रोल की इतनी कमी हो चुकी थी कि अमेरिकी विमान को डिटेक्ट करने के बाद भी उसको रोकने के लिए जापान की एयरफोर्स अपना विमान आसमान में नहीं भेज सकी, क्योंकि उसके पास ईंधन नहीं था। करीब 1 घंटे बाद यानी ठीक 8 बजे जापान को लगा कि खतरा टल चुका है। चेतावनी उठा ली गई और रेडियो पर फिर से कार्यक्रम शुरू हो गया। यानी जापान को लगा कि सभी कुछ सामान्य हो गया है। उधर 1 घंटे तक जापान के आसमान में सर्विलांस करने के बाद ठीक 8:09 पर अमेरिका के B-29 बॉम्बर विमान को उड़ा रहे कर्नल पॉल डिवेट्स ने पीछे से आ रही एक दूसरे विमान को सिग्नल भेजा। सिग्नल था ऑल इज क्लियर। सिग्नल मिलते ही पीछे छिपा विमान एनोला गे आसमान में तेजी से आगे बढ़ने लगा। इस विमान को पायलट ग्रेट ऑर्टिस्ट उड़ा रहे थे। सिग्नल मिलते ही एनोला गे के पायलट ने अपने इंटरकम पर कहा कि अपना गोगल लगा लीजिए। यानी महाविनाश का समय अब करीब आने वाला था। आपको बताते चले कि इसी विमान पर 3.5 मीटर लंबा और 4 टन वजन का एक नीला सफेद दुनिया का पहला एटम बम लोड था। इसका कोड नेम था लिटिल बॉय।
उन दिनों परमाणु बम के बारे में किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं था। इसको टॉप सीक्रेट मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत लॉस आलामोस न्यू मैक्सिको की प्रयोगशाला में बनाया गया था। उस समय इसके बारे में अमेरिका के लोग भी बहुत कम जानते थे। इसको इतना गुप्त रखा गया था कि अमेरिका के तत्कालीन उपराष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन को इसके बारे में उन दिनों कोई जानकारी नहीं थी। राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मौत के बाद जब हैरी ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तब पहली बार उनको अमेरिका के पास एटम बम होने की जानकारी दी गई। इधर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। एनोला गे में मौजूद सैनिक अपनी आंखों पर गोगल चढ़ा चुके थे। जमीन पर बम फटने के बाद निकलने वाली तेज रोशनी से आंखों को बचाने के लिए गोगल लगाना जरूरी होता है। उधर आसमान में एनोला गे के दाहिने विंग से करीब 10 मीटर की दूरी पर और करीब 1 किलोमीटर पीछे एक और अमेरिकी फाइटर विमान B-29 आसमान में मौजूद था। इस विमान को जॉर्ज मार्क्वार्ड उड़ा रहे थे। जॉर्ज को तबाही की तस्वीर लेना था। अब दुनिया को पहला महाविनाश यानी एटम बम की तबाही से साक्षात्कार होने का वक्त बहुत करीब आ चुका था। सुबह के 8:43 पर एनोला गे के मेजर थॉमस फेरेबी को हेडफोन पर एक संदेश सुनाई पड़ा। संदेश था, इट इज ऑल योर्स। यह तबाही का फाइनल संदेश था और यह संदेश अमेरिका की एयरबेस के कर्नल पॉल डिबेट्स ने भेजा था। उस समय एनोला गे जापान के शहर हिरोशिमा के ऊपर आसमान में उड़ान भर रहा था। इधर पायलट को अपना लक्ष्य दिखाई पड़ने लगा। लक्ष्य था हिरोशिमा का आओई ब्रिज। लक्ष्य दिखाई पड़ते ही मेजर थॉमस चिल्लाए, आई हैव गॉट इट। सुबह के 8:15 पर मेजर थॉमस ने एनोला गे से लिटिल बॉय को लॉन्च कर दिया। लिटिल बॉय नाक के बल हिरोशिमा के ऊपर हवा में तैरता हुआ तेजी से धरती की ओर बढ़ने लगा। बीबीसी ने इस घटना पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाया है। इसके मुताबिक लिटिल बॉय को एनोला गे से नीचे आने में पूरे 43 सेकंड लगे। उस समय हिरोशिमा में तेज हवा चल रही थी। तेज हवा की वजह से लिटिल बॉय अपने लक्ष्य से यानी आओई ब्रिज से 250 मीटर दूर बोसीमा सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर पहुंचते ही तेज रोशनी के साथ उसमें महाविस्फोट हो गया। पहला परमाणु बम फट चुका था। इसकी शक्ति 12,500 टन TNT के बराबर थी। जब यह फटा तापमान अचानक 10 लाख सेंटीग्रेड पहुंच गया। जी हां, 10 लाख सेंटीग्रेड। विमान के पायलट मेजर चार्ल्स स्वीनी ने आसमान से देखा, जमीन पर आग का विशाल गोला बन चुका था। देखते ही देखते आग का यह गोला कई किलोमीटर तक फैलती चली गई। पलक झपकते ही धरती के ऊपर मौजूद हर चीज धुआं धुआं हो रही थी। विस्फोट का असर इतना तेज था कि 15 किलोमीटर दूर की इमारत हिल गई। खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। उस समय हिरोशिमा की कुल आबादी करीब 2,50,000 थी। इसमें 80,000 लोगों की तत्काल मौत हो गई। परमाणु बम को लॉन्च करने वाले अमेरिकी विमान एनोला गे के केबिन में पायलट की आंखें चौधी आ गई। उन्होंने अपने दांतों में एक अजीब सा सिहरन महसूस किया। कहते हैं कि विस्फोट उम्मीद से कहीं अधिक भयानक था। उस समय विमान में मौजूद बॉब कैरन के पास एक कोडेक कैमरा हुआ करता था। उन्होंने अपनी कैमरा से तस्वीर लेने की कोशिश की। उन्होंने देखा धरती पर बैगनी बादलों के बीच सफेद धुआं का तूफान चल रहा था। एनोला गे के सह पायलट कैप्टन रॉबर्ट लुइस ने अपनी लॉग बुक में लिखा था, माय गॉड व्हाट हैव बी डन। इस बीच अमेरिका के बेस कैंप पर एक संदेश पहुंचता है। यह संदेश एनोला गे से आया था। इसमें कहा गया था, रिजल्ट इज सक्सेसफुल। संदेश मिलने के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए दुनिया को बताया कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर एटम बम से हमला करके दुश्मन खेमे में भारी तबाही मचा दी है। इसी के साथ दुनिया में पहली बार परमाणु बम विस्फोट की पुष्टि हो गई। जापान के एक नौसैनिक जो इस घटना में जिंदा बच गए थे, उनका नाम था सोतोमू यामागुची। उन्होंने आसमान में उड़ते हुए अमेरिकी विमान को अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने बाद में बीबीसी को बताया कि विमान से काले रंग की एक छोटी वस्तु नीचे गिरा। अगले ही पल तेज चमक हुई और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह मुंह के बल जमीन पर गिर गए। जमीन पर जोर का कंपन हो रहा था।
सुतोमू ने भयानक गर्मी महसूस की, उन्हें उल्टी आने लगा और वो बेहोश होकर गिर गए। कुछ देर बाद जब आंख खुली तो देखा कि पेड़ की सारी पत्तियां झड़ चुकी थी, उनका गला सूख रहा था। उन्होंने अपने चेहरे को धीरे से छुआ, चेहरे की खाल उनके हाथ में आ गई। वो काफी घबरा गए और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हिरोशिमा के पूर्वी इलाके से एक ट्रेन तेजी से शहर की ओर बढ़ रहा था। अचानक ट्रेन को रोक दिया गया, यात्रियों को तत्काल नीचे उतारा गया। लोगों ने एक दूसरे को देखा। कुछ लोगों की त्वचा उनके चेहरे पर लटक रही थी, कुछ की बाहें इस तरह से झूल रही थी जैसे दीवार से फटा हुआ पोस्टर झूलता है। दिन के 11 बजते बजते परमाणु विकिरण की वजह से हिरोशिमा में तेज बारिश शुरू हो गई। यह काली बारिश थी, इसमें गंदगी, धूल और रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। हिरोशिमा के एक स्थानीय पत्रकार 37 वर्षीय सातोशु नाकामुरा काफी भाग्यशाली थे। जिस रोज हिरोशिमा पर एटम बम गिरा, उससे एक रोज पहले शहर से दूर वो अपने एक दोस्त के घर पर चले गए थे, लिहाजा वो जिंदा बच गए। हालांकि जब एटम बम विस्फोट हुआ तो वो जमीन पर गिर गए और जख्मी भी हो गए। नाकामुरा ने बीबीसी को बताया कि घटना के बाद उन्होंने जल्दी से अपनी साइकिल उठाई और हिरोशिमा की तरफ बढ़ने लगे। कहते हैं कि हिरोशिमा की बर्बादी देखने वाले वो पहले पत्रकार थे। उन्होंने डोमी समाचार एजेंसी को ओकायामा दफ्तर में अपना पहला डिस्पैच भेजा। डिस्पैच में बताया कि सुबह के 8:16 पर दुश्मन के 2 विमानों ने हिरोशिमा पर एक खास प्रकार का बम गिरा दिया है। इससे हिरोशिमा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। उन्होंने बताया कि बम इतना शक्तिशाली था कि इसके चपेट में आने से हिरोशिमा के करीब 1,70,000 लोग हताहत हो गए। उस समय तक नाकामुरा को यह नहीं मालूम था कि जो बम फटा है दरअसल वह एटम बम है। कहते हैं कि डोमी के ब्यूरो चीफ ने जब डिस्पैच देखी तो उन्होंने नाकामुरा से कहा कि यह सच नहीं हो सकता है। ब्यूरो चीफ ने कहा कि एक बम के फटने से इतने लोग कैसे मर सकते हैं। दुनिया स्तब्ध थी, तबाही की खबर अब बाहर आने लगा था। बावजूद इसके जापान की सेना सरेंडर करने को तैयार नहीं थी। 3 रोज बाद 9 अगस्त 1945 की दोपहर में अमेरिका के एक और B-29 बम वर्षक ने जापान के एक और शहर नागासाकी पर दूसरा आइटम बम गिरा दिया। इसका कोड नेम था फैटमैन। फैटमैन को विमान से धरती पर पहुंचने में 52 सेकंड लगे। यह लिटिल बॉय की तुलना में अधिक शक्तिशाली था। करीब 1 किलोमीटर के दायरे में हर चीज धुआं धुआं हो गया। धमाका इतना तेज था कि 8 किलोमीटर दूर घरों में लगे शीशे के परखच्चे उड़ गए। बम गिरने की जगह से 500 मीटर दूर सियोयामा प्राइमरी स्कूल में कंक्रीट के कंकाल के अलावा कुछ नहीं बचा। माइक्रो सेकंड के भीतर नागासाकी धराशायी हो चुका था। 1 किलोमीटर के क्षेत्र की हर चीज भाप बनकर उड़ चुकी थी। नागासाकी जेल की इमारत धराशायी हो गई और जेल में मौजूद सभी कैदी की तत्काल मौत हो गई। तबाही का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूट नंबर 206 पर चलने वाली ट्राम का नामो निशान तक मिट गया। नागासाकी अस्पताल के बाहर कोई भी चीज पहचान में नहीं आ रहा था। वहां मौजूद सुनियो तोमिता ने जमीन पर गिरे अपने एक दोस्त कामोतो को उसके कंधे के सहारे उठाने की कोशिश की। हाथ में दोस्त के कंधे का मांस आ गया। इसे स्थिति की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। चारों ओर करीब 20 लाशें बिछी हुई थी। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी और जब होश आया तो नीचे फर्श पर उन्हें कुछ नमी महसूस हुआ। जब उन्होंने अपने सिर को छुआ तो पाया कि फर्श पर उनका ही खून फैला हुआ था। बीबीसी के एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि नागासाकी पर परमाणु हमला पहले से तय नहीं था। अमेरिकी रणनीतिकार जापान के औद्योगिक नगर कोकुड़ा को टारगेट करना चाहते थे। 8 अगस्त 1945 की देर रात अमेरिका के बम वर्षक B-29 पर तरबूज की आकार का एक भीमकाय बम लोड कर दिया गया। इसका वजन 4050 किलो था। इसका कोड नेम था फैटमैन। टारगेट था औद्योगिक नगर कोकुड़ा। यहां जापान की गोला बारूद बनाने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी। अगली सुबह यानी 9 अगस्त 1945 की सुबह 9:50 पर ऑपरेशन लॉन्च हो गया। थोड़ी देर बाद B-29 कोकुड़ा के आसमान पर 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने लगा। इसी ऊंचाई से फैटमैन को लॉन्च करना था ताकि विमान में बैठे लोगों को कोई नुकसान नहीं हो सके।
लेकिन जब शहर पर बम गिराने की बारी आई तो दिक्कत खड़ा हो गया। शहर पर धुआं का बादल मंडरा रहा था और पायलट को अपना टारगेट दिखाई नहीं पड़ रहा था। पायलट ने बेस कैंप को इसकी सूचना दे दी और आसमान में चक्कर काटने लगा। अब विमान में ईंधन की कमी होने लगा था। थोड़ी देर तक चक्कर काटने के बाद ईंधन इतना कम हो गया कि स्थिति यह हो गई कि अब विमान में सिर्फ बेस पर वापस लौटने तक का ही ईंधन बच गया था। इस बीच बेस कैंप से लक्ष्य बदलने का निर्देश आता है। इस अभियान के ग्रुप कैप्टन लियोनार्ड चेसर थे। चेसर ने अपना लक्ष्य बदलने का निर्णय लिया और समीप के दूसरे शहर नागासाकी को चुन लिया गया। चालक दल ने बम गिराने वाले स्वचालित उपकरण को चालू कर दिया और कुछ ही क्षण बाद भीमकाय फैटमैन नागासाकी की ओर बढ़ने लगा। करीब 52 सेकंड तक हवा में तैरने के बाद धरती से 500 फीट ऊपर पहुंचते ही फैटमैन फट गया। उस समय घड़ी में 11:02 हो रहा था। आग का एक भीमकाय गोला मशरूम की शक्ल लेने लगा था। नागासाकी की समुद्री तट की नौकाओं में आग लग गई। हादसा इतना भयानक था कि वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति अपनी जान नहीं बचा सका। शहर के बाहर कुछ ब्रितानी युद्धबंदी खदान में काम कर रहे थे। उनके हाथ पैर गलने लगे। चूंकि नागासाकी पहाड़ों से घिरा था, लिहाजा तबाही अपेक्षाकृत कम हुई। बावजूद इसके 6.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सभी कुछ एक पल में तबाह हुए। बाद के अनुमानों में बताया गया कि हिरोशिमा में करीब 1,40,000 लोगों की मौत हुई थी, जबकि नागासाकी में 74,000 लोगों की मौत हो गई। जापान ने 14 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। पर उसकी त्रासदी आज भी लोगों के चेहन में मौजूद है। सवाल उठता है कि जब अगस्त 1945 तक जापान करीब करीब युद्ध हार चुका था, फिर उसके ऊपर एटम बम गिराने की नौबत क्यों आई? दरअसल युद्ध हारने के बाद भी जापान सरेंडर करने को तैयार नहीं था। दूसरी ओर अमेरिका इस युद्ध को तत्काल समाप्त कर देना चाहता था। इन्हीं कारणों से अमेरिका ने परमाणु बम का इस्तेमाल कर दिया और महाशक्ति बनकर दुनिया पर राज करने लगा। आज यही हाल यूक्रेन का है। यूक्रेन करीब करीब तबाह हो चुका है, पर सरेंडर करने को तैयार नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या युद्ध को खत्म करने के लिए रूस परमाणु हमला कर देगा? सवाल अनुत्तरित है, पर जवाब डराने वाला है। खास ऐसा नहीं हो। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।